Assalamu alaikum everyone, Dr. Maya here. Today we will study about the polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome गायनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़रूर MCQ आता है. So we will study according to the CPSP format. सबसे पहले polycystic ovary syndrome most common endocrine disorder है जो अफेक्ट करता है फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स को अफेक्ट करता है, दैट इज PCOS. So how to make diagnosis? For the diagnosis we will use Rotterdam criteria. इस क्राइटेरिया के मुताबिक इन 3 फीचर्स में से 2 फीचर्स फुलफिल होने चाहिए. नंबर 1 में क्या है? देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल और बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ हाइपरएंड्रोजनिज्म. नंबर 2 ओलिगो ओव्यूलेशन या एनओव्यूलेशन. और फीचर नंबर 3 क्या है कि देयर मस्ट बी पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड. इन तीनों में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल हों तो हम लेबल करेंगे कि पेशेंट को PCOS है. तो सिनेरियो कैसे बन के आता है? लिखा होगा कि पेशेंट हैज़ एक्नी, हिस्टोरिज्म एंड वेट गेन. इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लिनिकल फीचर्स हैं हाइपरएंड्रोजनिज्म के. या लिख दें कि पेशेंट का हमने टेस्ट करवाया, उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा आया, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स का लेवल ज़्यादा आया, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा आया, तो ये बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ हाइपरएंड्रोजनिज्म हो गया. और साथ में मेंशन हो कि पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज कब होती हैं? जब ओलिगो ओव्यूलेशन हो या ओव्यूलेशन ना हो रही हो. तो आसानी से पता चल जाएगा. अगर ये 2 बातें ही लिख दी जाएं तो हम कहेंगे कि पेशेंट हैज़ PCOS. इसके अलावा अगर लिखेंगे पेशेंट हैज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज. पॉलीसिस्टिक ओवरीज का क्या क्राइटेरिया होता है कि हम उसको मेंशन करते हैं अगर एक ओवरी में 12 या 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स हों और एक फॉलिकल 2 to 9 mm का हो तो हम कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है. तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड पर आ रही हो और साथ में ऊपर वाले 2 फीचर्स में कोई एक फीचर साथ में हो तो हम PCOS लेबल करेंगे. तो खाली पॉलीसिस्टिक ओवरी और अल्ट्रासाउंड आ रही हो और ऊपर में से 2 कोई एक फीचर ना हो तो PCOS हम उसको मेंशन नहीं करेंगे. सो आपने इंटेलिजेंटली इसको सॉल्व करना है. सिम्टम्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स वही हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से हिस्टोरिज्म, एक्नी, एलोपेशिया, वेट गेन. इसके अलावा ओलिगो और एनओव्यूलेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी. इसके अलावा पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है. एसिम्प्टोमेटिक में हमें फिर कैसे पता चलेगा? एसिम्प्टोमेटिक में हमें कैसे पता चलेगा? बायोकेमिकल फीचर्स आपको मिल सकते हैं और अल्ट्रासाउंड पर आपको PCOS की पिक्चर मिल सकती है. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? इसमें से भी एक MCQ आ जाता है. पहला MCQ क्लिनिकल फीचर्स में से आता है, सेकंड MCQ कॉम्प्लिकेशन से. तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क होता है, 10 to 20% रिस्क होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का, जबकि 50% चांस होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर ट्रीट ना किया जाए PCOS को या मैनेज ना किया जाए. इसके अलावा डिसलिपिडीमियाज का रिस्क होता है, हाइपरटेंशन का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का. तो ये भी MCQ आता है कि किस कार्सिनोमा का रिस्क होता है, बिकॉज PCOS में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क होता है. और कौन से वाला? ये भी MCQ आता है, एडिनो कार्सिनोमा का रिस्क होता है. हाइपरप्लेजिया तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में है, वो तो हो गई होगा बिकॉज ईस्ट्रोजन का रिलीज बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया होगा और दैट hyperplasia can lead to adenocarcinoma, that is the second most cancer. So what is the pathophysiology of PCOS? अगर आपको PCOS की पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता तो ये इंपॉर्टेंट फ्लोशीट चार्ट है आपके लिए. To make the concept and to retain the concept. PCOS में क्या होता है? हमें पता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं. अब फॉलिकल्स बहुत सारे बन रहे हैं बट मेच्योर नहीं बन रहे. अल्ट्रासाउंड पर कितने फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे? 12 या 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स जो 2 to 9 mm के होंगे. अब 2 to 9 mm के 12 या 12 से ऊपर फॉलिकल्स बन रहे हैं बट दे आर नॉट मेच्योर एनफ. तो क्या होगा कि ज़्यादा फॉलिकल्स के होने की वजह से रिलीज ऑफ एंड्रोजन ज़्यादा होगा. एंड्रोजन जब ये रिलीज करते हैं तो हमें पता है कि वही एंड्रोजन कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में. जब ज़्यादा फॉलिकल्स होंगे तो ज़्यादा एंड्रोजन बनेगा, ज़्यादा एंड्रोजन बनेगा तो ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा.
जब ईस्ट्रोजन बॉडी में कौन सा होता है, ईस्ट्राडायोल, जब ईस्ट्राडायोल ज्यादा बनेगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा। अब क्योंकि फॉलिकल ज्यादा है, ओवुलेशन या तो नहीं हो रही या कम हो रही है, जिसकी वजह से LH का लेवल ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज LH कॉज द ओवुलेशन। सो बॉडी में LH का लेवल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू FSH। हार्मोनल प्रोफाइल हम कब कराते हैं, पीरियड्स के सेकेंड डे। पीरियड्स के सेकेंड डे में FSH लेवल शुड बी डबल एज कंपेयर टू LH लेवल। बट इन PCOS पेशेंट जब हम सेकेंड डे पर प्रोफाइल करवाते हैं, बायोकेमिकल प्रोफाइल, तो LH लेवल डबल होता है एज कंपेयर टू FSH लेवल। तो ये बहुत डायग्नोस्टिक चीज होती है। So you have to remember in PCOS LH level is more as compared to FSH level. FSH level आपको नॉर्मल भी मिल सकता है, but typically it is half than LH level. मतलब इनकी आपने रेशो दिखनी है आपस में। और क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रही तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन हाइपरप्लेसिया करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इरेगुलर ब्लीड होगी। और ओवुलेशन नहीं हो रही या इरेगुलर हो रही है तो ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया पेशेंट को होगा। अब एंड्रोजन ज्यादा है तो एंड्रोजन्स फैट डेपोजिशन करते हैं कॉज बॉडी में। जब फैट डेपोजिशन ज्यादा होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मोर इंसुलिन लेवल इन द बॉडी कॉज लेस फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होंगे तो टेस्टोस्टेरॉन बाइंडेड फॉर्म में कम होगा। तो टेस्टोस्टेरॉन मोस्टली फ्री फॉर्म में होगा बॉडी में। फ्री टेस्टोस्टेरॉन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये 5 अल्फा रिडक्टेज को एक्टिवेट करेगा और हिर्सुटिज्म और एक्नी कॉज होगा। इसके अलावा ये जो मोर फॉलिकल्स हैं इन द ओवरी, दे विल रिलीज एंटी मलेरियन हार्मोन। अब एज देयर इज अ मोर फॉलिकल्स इन द ओवरी, जिसकी वजह से एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पीसीओएस के पेशेंट में एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल टिपिकली ज्यादा होता है, क्योंकि एंटी मलेरियन हार्मोन शो कर रहा होता है ओवेरियन। अब ओवरीज में फॉलिकल्स ज्यादा है, फॉलिकल ज्यादा है तो एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, बिकॉज एंटी मलेरियन हार्मोन शो करता है ओवरीज में फॉलिकल्स का रिजर्व। तो फॉलिकल्स तो ज्यादा है, इसीलिए एंटी मलेरियन हार्मोन का टिपिकली लेवल ज्यादा होगा। नॉर्मल लेवल होता है 35 पिकोमोल पर लीटर, तो इनमें 35 पिकोमोल पर लीटर से लेवल जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। जबकि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल बहुत कम होगा। तो आप इजीली दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ एंटी मलेरियन हार्मोन. So it is very easy to understand that what is happening in PCOS when you know this flow sheet. So once again, whenever there is a PCOS, there will be more follicles. When there will be more follicles, there will be release of more androgen, mean more release of testosterone. तो हमने ये बात याद कर ली कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। अब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फैट डेपोजिशन होगी बॉडी में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इंसुलिन ज्यादा होगा तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो कम हो जाएगा। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बॉडी में कम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स बढ़ जाता है। तो फ्री एंड्रोजन इंडेक्स का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, मोर लेवल ऑफ फ्री एंड्रोजन इंडेक्स एंड लेस लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि हमें क्या चेक करवाना चाहिए, तो हमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल चेक करवाना चाहिए। ये भी MCQ आता है। और इसके अलावा क्या होगा, पीसीओस में LH लेवल डबल होता है या 3 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू FSH लेवल अगर हम हार्मोनल टेस्ट करवाएं ऑन सेकेंड डे ऑफ द पीरियड्स। सो इट्स अगेन वेरी इजी। और फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल ज्यादा होने की वजह से एक्नी और हिस्टरिज्म होगा।
और पीसीओएस में मोर फॉलिकल्स होने की वजह से एंटी मेलोनिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा जो ओवरीज में फॉलिकल्स के रिजर्व को शो करेंगे। और अल्ट्रासाउंड पर आपको क्या नजर आएगा? बेस्ट तो टीवीएस होता है जिसमें 12 और मोर फॉलिकल्स आपको एक ओवरी में नजर आएंगे जो कि 2 to 9 mm का जिनका साइज होगा। या फिर लिख सकते हैं कि ओवेरियन वॉल्यूम ज़्यादा है, कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा। तो आपने ईच एंड एवरी पॉइंट को याद करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ प्रीवियस रिकॉल। So once again, androgens will be more, LH will be more, FSH will be less. अगर FSH नॉर्मल भी हो, LH नॉर्मल भी हो, लेकिन इनका आपने आपस में रेशो देखना होता है। डे सेकेंड ऑफ द पीरियड्स में LH will be double as compared to FSH, जबकि नॉर्मली FSH डबल होता है LH के, तो ये रेशो रिवर्स हो जाती है। इसके अलावा फास्टिंग इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगा, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स का लेवल ज़्यादा होगा, ईस्ट्राडायोल का लेवल ज़्यादा होगा, एंटी मेलोनिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। अब अगले एमसीक्यूज। हमें पता है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करवाने के लिए? तो अक्सर ऑप्शन होती है कि आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवा लें या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा लें। एज वी नो दैट इन पीसीओएस पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएंगे या फिर हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे? तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो पहले हम फास्टिंग इंसुलिन करवाते थे, लेकिन अब रिकमेंडेड है कि आप 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं। तो पहला एमसीक्यू तो ये आता है दैट यू शुड नो दैट कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करवाने के लिए OGTT करवाना है, ना कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल। अब ये हमने किस में करवाना है? क्या सब ने करवाना है कि कोई इंडिकेशन है? अब इसमें अलग कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आता है। देखिए, एक तो क्लियर कट है कि किसी भी पेशेंट का अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो आप ऑफर कर दें, लेकिन अगर लिखा हो कि साउथ एशियन वुमेन है, पाकिस्तानी वुमेन है, इंडियन वुमेन है, तो उसका अगर BMI 25 से ज़्यादा है तो तब आपने उसको भी ऑफर कर देना है। तो साउथ एशियन वुमेन के लिए क्राइटेरिया BMI का 25 से ज़्यादा है, जबकि बाकी तमाम फीमेल्स के लिए इसका क्राइटेरिया 30 से ज़्यादा है। सो इट इज़ वेरी इजी, बस आपने इसको याद रखना है, समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। दीज बोथ आर द प्रीवियस रिकॉल्स। नाउ एज वी नो दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसकी आप फिगर याद कर लें, 15 to 20% फीमेल्स को ये अफेक्ट करता है ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव एज। सो हाउ यू हैव टू डू मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपने काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग क्या होती है कि आप इसको 100% ट्रीट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली मैनेज, आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए अक्सर एमसीक्यू आता है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपने एक्सरसाइज का कहना है और इसके अलावा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का, ओबेसिटी को ट्रीट करने का कहना है। इसको आप प्रैक्टिस क्या करें, जब भी आपका पेशेंट पीसीओएस के साथ आए तो इसको बोला करें ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो और आपको ये चीज़ें याद रहें, रट्टा ना मारना पड़े। आप पेशेंट से क्या कहेंगे कि आपने अपना वेट कम करना है, किस तरह से एक्सरसाइज करे या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करे, मेंटेन करने के लिए हेल्थ को यानी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, 30 मिनट पर डे ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर वो वेट कम करना चाहती है तो एक्सरसाइज का दौरानिया 60 to 90 मिनट पर डे होना चाहिए। तो ये EVM की दोनों ही लाइंस हैं, सो दोनों ही आपने बोलनी है। और सर्जरी आपने कब ऑफर करनी है, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये दोनों आते हैं। अगर BMI 40 से ज़्यादा है तो आपने बेरियाट्रिक सर्जरी का पेशेंट से कहना है। लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटीज लिख दें पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है और PCOS है और उसका BMI जो है वो 30 है, 31 है या 30 से 35 के दरमियान में है, तो फिर आपने इस BMI पर विद कोमॉर्बिडिटीज आपने सर्जरी ऑफर कर देनी है टू रिड्यूस वेट। उसे क्या बोलते हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी। इसके अलावा मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है। अगर पेशेंट जो है वो अनमैरिड है या वो फर्टिलिटी नहीं चाहती अगर वो मैरिड है, या उसका मकसद ये है कि वो रेगुलेट करना चाहती है साइकिल को, तो आप उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट देंगे। आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो लो डोज OCPs भी हैं,
प्रोजेस्ट्रोजन भी है, मायरीना भी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्ट 2 लेवल पर इम्पोर्टेंट हैं। आपके लेवल पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर वो फर्टिलिटी नहीं चाहती या पीरियड्स को रेगुलेट करना चाहती है तो आप उसे लो डोज ओसीपीज देंगे, प्रोजेस्ट्रोजन देंगे या मायरीना देंगे। चॉइस डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पेशेंट। कोई पेशेंट आपके साथ पीसीओएस की कंप्लेंट के साथ आई है, आपने अल्ट्रासाउंड किया, एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 mm या उससे ज़्यादा मिली है तो आपने विथड्रॉल ब्लीडिंग करवानी है, बिकॉज ये ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है। लेकिन अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर आपने बायोप्सी करनी है टू एक्सक्लूड कि कहीं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या मैलिग्नेंसी तो नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को आपने ट्रीट करना है फॉर द हिस्ट्रिज्म एंड हाइपर एंड्रोजिनिज्म। ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वाइवा के लिए, पार्ट 2 के लिए। आपके लेवल पर इतना ही बस जाना ज़रूरी है। अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है, जो पूछते हैं कि पीसीओएस में फर्स्ट लाइन क्या है, तो आप उसे क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे कि पीरियड्स के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डे पर पेशेंट ले, और 70 to 85% पेशेंट जो हैं वो ओव्यूलेट हो जाएंगे और 60 to 70% पेशेंट जो हैं 6 साइकिल तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आप मैक्सिमम इसको 6 to 9 साइकिल्स दें, और अगर पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं होती तो देन यू विल ऑफर आईवीएफ। तो ये क्राइटेरिया है आईवीएफ ऑफर करने का कि आपने क्लोमिफेन दी लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई आफ्टर 6 to 9 साइकिल, तो फिर आपने उसे आईवीएफ ऑफर करना है। इसके अलावा ऑप्शंस क्या होते हैं? गोनेडोट्रोफिन थेरेपी आप दे सकते हैं, यानी एफएसएच या एचएमजी आप देंगे तो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी, मेच्योर होंगे। जब फॉलिकल एटलीस्ट 17 mm का होता है तो आप जो है उसे एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं 5000 यूनिट का, जिससे ओव्यूलेशन होती है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि गोनेडोट्रोफिन्स आप देते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल, और एचसीजी जो है आप देते हैं फॉर द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल। और कितना साइज होना चाहिए? 17 mm। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की? फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसका एमसीक्यू आता है। अब इसके एमसीक्यू में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है या क्या पूछा जाता है? अगर एमसीक्यू है कि कोई पेशेंट जो है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर है, अब उसे नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, एब्डोमिनल पेन है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग क्यों होती है? प्लूरल एफ्यूजन की वजह से या पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से उसको चेस्ट पेन होगी, और एसाइटिस की वजह से एब्डोमिनल पेन होगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये मोस्टली किसकी वजह से होता है? क्लोमिफेन सिट्रेट की वजह से, या फिर किसकी वजह से? गोनेडोट्रोफिन्स के यूज की वजह से। तो पहले तो आपको इसको डायग्नोज करना आना चाहिए। टिपिकली मैंने स्नैरियो ऊपर ही लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि इसका स्नैरियो कैसे आता है। नाउ दो ही एमसीक्यूज के आईएमएम में लास्ट टाइम आए थे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, और एक दफा लिखा हुआ था आईवी फ्लूइड्स प्लस हेपरिन। सेकंड स्नैरियो में सेम उन्होंने स्नैरियो बनाया हुआ था और ऑप्शन में लिखा हुआ था आईवी फ्लूइड अलग और हेपरिन अलग। तो दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आईवी फ्लूइड देना। तो अगर अलग अलग लिखे हों तो फर्स्ट यू विल चूज आईवी फ्लूइड्स, और आईवी फ्लूइड्स में भी अगर ऑप्शन पूछें तो कोलाइड्स आर बेटर देन क्रिस्टलाइड्स एंड अदर ऑप्शंस, तो आप कोलाइड्स को चूज करेंगे, और हेपरिन उसके बाद आप चूज करेंगे। हेपरिन आप क्यों देते हैं? बिकॉज यू वांट टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। So, in a nutshell, you should know the typical scenario of ovarian hyperstimulation syndrome. And number second, you should know the two components of the management. That is the main management, IV fluid, mean the crystallites you will give, and you will give heparin. इसके अलावा सर्जिकल ओव्यूलेशन इंडक्शन भी आपके पास एक ऑप्शन होती है। हमें पता है क्लोमिफेन से या गोनेडोट्रोफिन से क्या रिस्क हो सकता है? एक तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क हो सकता है, दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। तो ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि क्या इस चीज़ का रिस्क होगा, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन दे देंगे। जबकि सर्जिकल ओव्यूलेशन इंडक्शन में इन दोनों चीज़ों का रिस्क नहीं होता। मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क भी नहीं होगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क भी नहीं होगा। तो आप ये पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, स्पेशली जिस पेशेंट में क्लोमिफेन रेजिस्टेंस हो, जिस पेशेंट में हिस्ट्री या रिस्क हो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का, रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जो पेशेंट दूर से आए और वो मॉनिटरिंग के लिए, फॉलोअप के लिए ना आ सके, तो आप इसमें ये ऑफर करेंगे।
और इसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप बर्निंग 4 होल्स बनाते हैं इन ईच ओवरी विद अ डायथर्मिक प्रोब, जिसकी वजह से ओवुलेशन में आसानी होती है। अब प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस है तो आपने उसको काउंसल करना है कि वो पीसीओएस को मैनेज करे, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, क्योंकि अगर पीसीओएस हैं, आप उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो रिस्क होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें रिस्क होगा पीआईएच का, जीडीएम का, प्री टर्म बर्थ का एंड द एडमिशन ऑफ बेबी टू द एनआईसीयू। सो पेशेंट को अपने काउंसिल करना है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, तो उसकी मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में जितना भी मटेरियल मैंने आपसे शेयर किया है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है और इसकी बार बार रिवीजन करनी है। कोई बात समझ ना आए यू कैन आस्क इन द ग्रुप, और जो मैंने ऑडियो शेयर की है फॉर द क्विक रिवीजन आपने उसको सुनना है। थैंक्स।